हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसए स्टैंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइट असेसमेंट। दोस्तों, एमएसए एक ऑडिट स्टैंडर्ड है जो कि टाटा मोटर के द्वारा बनाया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड अपने वेंडर को कैसे सिलेक्ट करती है, उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उस मेथड को बोला गया है एमएसए। ओके, तो इस एमएसए को हम डिटेल में समझेंगे। इसमें ऑडिट का स्कोर क्या रहेगा, स्कोर क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा। इसमें कितने नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं, उनके अंदर कितने सब क्लॉजेज आते हैं। ओके, इस वेंडर ऑडिट चेकशीट को टर्टल डायग्राम के साथ क्यों लिंक किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन वेंडर्स के लिए जो कि टाटा मोटर्स को सप्लाई देते हैं। लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। TML PSC टाटा मोटर्स लिमिटेड परचेजिंग सप्लाई चेन। तो एमएसए को समझते हैं। एमएसए मैन्युफैक्चरिंग साइट असेसमेंट, इट इज़ ए सप्लायर असेसमेंट प्रोसेस दैट TML introduced in 2016. The MSA framework uses lead and lag measures to evaluate supplier capability and also include a financial risk assessment. तो दोस्तों, टाटा मोटर ने 2016 में वेंडर सिस्टम को इवेल्युएट करना, किसी नए वेंडर को अगर सेलेक्ट करना है या एग्जिस्टिंग वेंडर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, तो 2016 में सप्लाई चेन ने एमएसए फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें सप्लायर को लीड किया जाएगा। टाटा मोटर्स के पैरेलली काम करने के लिए उनके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कराने के लिए लीड किया जाएगा टाटा मोटर की सप्लाई चेन के द्वारा। एंड लैग मेजर्स का मतलब यह है उनकी परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली इवेल्यूट भी किया जाएगा, यानी आपको पीरियोडिकली ऑडिट भी किया जाएगा अगर आप वेंडर हो तो टाटा मोटर के। ओके, तो इसमें इसके थ्रू सप्लायर्स की कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि अभी अगर वो नया सप्लायर है तो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो किस लेवल तक का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है। और फाइनेंशियल असेसमेंट भी करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक मेजर इशू होता है सप्लायर्स एंड के लिए। जो टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर्स होते हैं, खासकर जो टीयर 2 सप्लायर होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल रिस्क एक बिग इशू होता है। ओके, तो फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसको हिंदी में समझते हैं। टाटा मोटर कंपनी ने नए सप्लायर और एग्जिस्टिंग सप्लायर के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को असेसमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे एमएसए कहते हैं, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करने के लिए क्लॉज वाइज चेक पॉइंट दिए गए हैं। ओके, और साथ में फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट के चेक पॉइंट भी हैं। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि टाटा मोटर एक फिनिश प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करती है। वो मेजर पार्ट अपने यहाँ पे असेंबल होता है और बाकी जो चाइल्ड पार्ट है वो मार्केट से लेते हैं। तो किसी भी चाइल्ड पार्ट को किसी वेंडर एंड पे बनवाने से पहले उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो वो जो इवेल्युएशन किया जाएगा एमएसए चेकशीट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस एमएसए चेकशीट को 3 पिलर्स में मेजॉरिटी डिवाइड किया गया है, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। फर्दर इनको 6 क्लॉजेज में डिवाइड किया है, जो इनको आपको मैं फर्दर अभी समझाऊंगा। पिलर 1 में सप्लायर की डिटेल लिखी होती है। तो सप्लायर की डिटेल में आपको क्या क्या भरना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सप्लायर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो उसमें चेकशीट में दिया है वो आपको देना है। वो सिंपल पॉइंट लैंग्वेज में लिखा है। परमानेंट कॉन्टैक्ट आपको भरने हैं उधर।
मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, और प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी, प्रोडक्ट को कैटेगराइज भी करना है। ओके, अगर आप मान लो डाई कास्टिंग का प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हो उसका स्कोप भी आपको वहाँ पर लिखना है। शीट मेटल से है तो क्या प्रोडक्ट है आपका, कैटेगरी क्या क्या है। नेक्स्ट, टॉप 5 कस्टमर्स की आपको लिस्ट देनी है। जो टॉप 5 कस्टमर, आपको मेजोरिटी वही लिखने हैं जो आपके ऑटोमोटिव से रिलेटेड हैं। प्लांट डिटेल्स, प्लांट के बारे में डिटेल देनी है, एड्रेस वगैरह देना है। स्पेशल टैक्स एग्जाम्पशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स एग्जाम्पशन के उसमें कुछ आप पॉलिसीज़ वगैरह ले रखी हैं या कुछ और भी अलग से पैरेलल कुछ काम किया हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देनी है। क्वालिटी एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन मतलब आपने सर्टिफिकेट कौन से ले रखे हैं QMS से रिलेटेड, ISO 9001, IATF 14001, 45001, तो डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट, क्वालिटी परफॉर्मेंस डिटेल, तो क्वालिटी की डिटेल आपको देनी है। लास्ट 6 मंथ है, 1 साल का आपका PPM डिटेल क्या चल रहा है, क्वालिटी कस्टमर कंप्लेंट कितनी चल रही हैं, तो वहाँ कुछ कॉलम दिए हुए हैं, उन कॉलम को हमें भरना होता है। सर्विस नेटवर्क डिटेल, आपकी सर्विस कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, आप इंडिया में सर्विस देते हो तो कहाँ कहाँ तक देते हो, आउट ऑफ कंट्री देते हो तो आपको ये डिटेल यहाँ भरनी होती है। स्पेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिटेल, आप स्पेयर पार्ट अगर सप्लाई करते हो तो उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है, ये भी डिटेल यहाँ देनी होती है। रॉ मटेरियल सप्लायर डिटेल, आप रॉ मटेरियल कौन कौन से सप्लायर से या किसी ट्रेडर से आप परचेज करते हो, वो डिटेल यहाँ देनी है। नेक्स्ट, पिलर 2 में फर्दर सप्लायर डिटेल क्या मांगा है इसने, HR ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछा है, या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको अटैच करना पड़ेगा। सीनियर मैनेजमेंट का पूरा डिटेल वहाँ मांगा गया है, वो पूरा आपको भरना है टॉप मैनेजमेंट का। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोकायोकी CTQ, आपके यहाँ आपके प्रोसेस में क्या आपने CTQ को हाईलाइट कर रखा है, कर रखा है क्या, जो कि क्वालिटी क्रिटिकल टू क्वालिटी से रिलेटेड है। ओके, आपने अपने प्रोसेस में सेफ्टी रिलेटेड पोकायोकी अगर इम्प्लीमेंट कर रखे हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। नेक्स्ट, वारंटी डिटेल, अगर आप वारंटी वाले प्रोडक्ट सेल करते हो कस्टमर को मैन्युफैक्चरिंग करके, उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं देते हो तो आपको डायरेक्टली NA लिख देना है। पिलर 3 में नेक्स्ट फर्दर सप्लायर डिटेल मांगा है, इक्विपमेंट ऑब्लिक मशीन कैपेबिलिटी, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज क्या क्या हैं, या मशीन्स की डिटेल डालनी है कि आपके पास कितनी मशीनें हैं। ओके, वो कौन सी कंपनी की हैं, उनका टनेज क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, और कितनी पुरानी मशीनें हैं, ये सारी डिटेल हमको वहाँ पे देनी होती हैं। कॉलम में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं चेक शीट में। अब हम डिस्कस करेंगे MSA में कितने क्लॉजेज हैं। ओके, इनको हम पिलर्स भी बोलेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है मेन क्लॉज, सेकंड क्लॉज में है नंबर ऑफ सब क्लॉजेज, देन थर्ड कॉलम में आपको दिया हुआ है क्रिटिकल क्लॉज, और आप इसको क्या कह सकते हो, एट रिस्क क्लॉज, इसको स्टार से डिनोट किया गया है। एट रिस्क क्लॉज का मतलब है इनमें आप ये हर एक क्लॉज में कितने सब क्लॉज ऐसे हैं जिनमें उनको क्रिटिकल क्लॉज माना गया है। उन क्रिटिकल क्लॉजेज में आपको ये जो स्कोर दिया हुआ है, जैसे पहले क्लॉज में 4 सब क्रिटिकल क्लॉज हैं तो आपको कितना स्कोर मिनिमम अचीव करना है, 28.5। टेक्नोलॉजी सेकंड क्लॉज है, इसमें नंबर ऑफ सब क्लॉज 12 हैं, क्रिटिकल क्लॉजेज हैं 3, तो यहाँ पे आपको 25% क्रिटिकल क्लॉज में लेना है। ओके, जैसे आपका फर्स्ट क्लॉज में नंबर ऑफ सब क्लॉज 14 थे, यहाँ पे आपके 4 हैं। थर्ड क्लॉज है प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसमें नंबर ऑफ क्लॉज सब क्लॉजेज 17 हैं। ओके, 4 क्लॉजेज के एट रिस्क हैं। थर्ड क्लॉज है प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसमें नंबर ऑफ सब क्लॉजेज हैं 17, क्रिटिकल क्लॉजेज हैं 4, यहाँ आपको कितना लेना है, 23.5। परचेजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट 17 है इसके अंदर सब क्लॉजेज, क्रिटिकल क्लॉजेज हैं 4, 23.5 का वेटेज है यहाँ पे। प्रोसेस कंट्रोल एंड एनालिसिस, नंबर ऑफ सब क्लॉजेज हैं 44, यहाँ 6 आपके क्रिटिकल क्लॉज हैं, तो 13.6 का वेटेज है यहाँ। कस्टमर सपोर्ट, आपका नंबर ऑफ सब क्लॉजेज हैं 7, क्रिटिकल क्लॉजेज हैं 2, तो यहाँ 28.5 का सम वेटेज है। तो एट रिस्क क्लॉज का मतलब ये है, अगर आपने स्टार मार्क क्लॉज पे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया है तो आपको वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। ओके, तो इनमें ओवरऑल सभी में लेना, सभी में मार्क्स लेना तो ज़रूरी है,
कितना मार्क्स आना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, वहाँ ग्रीन, येलो और रेड में इनको कैटेगराइज किया गया, जो भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो एटलीस्ट सभी में ग्रीन ग्रीन मार्क्स आपके आने चाहिए, तो आप फाइनली क्वालिफाइड माने जाओगे। जिसमें क्रिटिकल क्लॉजेज में आपका जो जितना वेटेज है उतना वेटेज आपको लेना पड़ेगा। तो क्रिटिकल क्लॉजेज में अगर आप पास नहीं होते हो, ओवरऑल स्कोर आपका नहीं आता है, तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और येलो कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए बोल के जाएंगे और एक्शन प्लान भरने के लिए बोलेंगे आपको। ओके, तो ये उनका स्कोर क्राइटेरिया है क्लॉज वाइज, सिर्फ इसके लिए क्रिटिकल क्लॉजेज के लिए मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसे टर्टल डायग्राम के साथ में क्यों जोड़ा गया है। इसे टर्टल डायग्राम के साथ में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि टर्टल डायग्राम एक की डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। तो प्रोसेस अप्रोच को टर्टल डायग्राम के साथ इसको लिंक करते हैं। टर्टल डायग्राम के बारे में अगर आपको फर्दर नॉलेज लेनी है तो मैंने IATF की वीडियो डाली हुई है मेरे यूट्यूब से, आप वहाँ देख सकते हो। तो टर्टल डायग्राम में को इनपुट जो है क्या क्या चाहिए, आउटपुट आपको डिलीवर जो करना है KPI की फॉर्म में देखा जाता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे या फिर इफेक्टिवनेस बोलेंगे। ओके, तो टर्टल डायग्राम में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और इसके 4 लेग होती हैं। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। एक लेग पे है आपका रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज का बात किया गया यहाँ पे। इसके अपोजिट में दिखा गया है वर्क कंटेंट, डॉक्यूमेंटेशन, यानी मेथड की बात की है इसने, हाउ। एंड रिसोर्सेज को यहाँ बोला जाता है व्हाट। देन पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ आपको ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाएगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और प्रोसेस इंटरफेस की बात की जाएगी। नेक्स्ट इसके अपोजिट में इफेक्टिवनेस, आपका जो आउटपुट है, जो भी आप इनपुट यूटिलाइज कर रहे हो किसी प्रोसेस को रन करने के लिए। ओके, जैसे सप्लायर की कैपेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो सप्लायर का आपका इनपुट क्या रहेगा, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, और मेथड में आपका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। देन अगर आपको आउटपुट देखना है तो आउटपुट का आपको KPI, उसकी जो सप्लायर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, ओके, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें आपको आउटपुट में चेक करना है। तो इसीलिए MSA की चेकशीट को टर्टल डायग्राम के साथ में लिंक किया गया है। फाइनेंशियल से रिलेटेड क्या क्या देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले फाइनेंशियल चेक पॉइंट हैं उनके, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो आपका बैलेंस शीट देखेंगे, COGS का रेशियो देखेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, WIP एंड प्रोडक्ट फॉर सेल। नेक्स्ट एबिटा देखेंगे आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो आपका चेक करेंगे, रेवेन्यू ऑन कैपिटल एम्प्लॉय चेक करेंगे, एंड लिक्विडिटी सॉल्वेंस रेशियो चेक करेंगे। ये फाइनेंशियल रिलेटेड चेक पॉइंट हैं जो कि आपको आपकी मैनेजमेंट के साथ वो डिस्कस करेंगे। वो मैनेजमेंट उनको इनके साथ, ये इनका हो सकता है कि सीक्रेट पॉइंट हैं, तो ये सीक्रेट पॉइंट टॉप मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइट असेसमेंट में जो मैंने अभी आपको बता रहा था, GYRWS, इनको कलर कोडिंग दी गई है। अगर आप ग्रीन कैटेगरी में आते हो तो इसका मतलब है जो भी रिक्वायरमेंट है आपने फुल मार्क्स लिए हैं, जितना टाटा मोटर ने वहाँ पर डिसाइड किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। अगर आप येलो में आते हो तो टास्क में भी लेट। अगर एक्शन प्लान की बात करें कि आपने जो एक्शन प्लान जो बोला था आपके लिए, उन्होंने आपने टाइम पे दे भी दिया, हो सकता है कि तो आगे पीछे थोड़ा लेट हुआ है। ओके, अगर आप रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते ऑडिट के टाइम में तो येलो का मतलब है कि अभी आपने पूरी तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया है, 100%, पार्शली मीट किया है। रेड का मतलब है कि आपने रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया। ओके, और एक्शन प्लान की बात करें कि अभी आपने एक्शन प्लान को लेट कर दिया है, उनके जो उन्होंने टारगेट डेट दिया था उस टारगेट डेट में आपने सबमिट नहीं किया। वाइट, टास्क री टाइम ने नो स्टेटस, यानी कोई स्टेटस आपने उनको अभी अपडेट नहीं किया है। ब्लू, टास्क स्टेटस इनकरेक्ट, नो अपडेट, अगर आपने कुछ स्टेटस दिया है तो वो आपका इनकरेक्ट है। देन ऑन ट्रैक, बोल्ड बॉक्स, नो कलर, तो ये ऑन ट्रैक का मतलब है कि अभी आपका चल रहा है अभी। ओके, अभी ना तो आपका एक्शन प्लान जनरेट हुआ है। ऑन ट्रैक पे ये भी हो सकता है कि आपका जो ऑडिट है वो भी ट्रैक पे ही है अभी। ओके, फाइनलाइज या फिनिश नहीं हुई है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग साइट असेसमेंट एक्शन प्लान ट्रैकिंग शीट है ये,
कि एक्शन प्लान को कैसे ट्रैक करना है। ओके, जब ऑडिट जब चेक करेंगे तो उनका क्राइटेरिया आपने मीट किया है नहीं किया, वो भी ग्रीन, वाई और रेड में आएगा, सिर्फ GYR में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट MSA